Hi friends, I am Sumit. First of all, I wish you all Happy New Year. In this video, I'm going to discuss about wet bulb temperature, what is it, and why this term has been used very frequently nowadays, what is its significance. So, this particular term has been gaining some traction thanks to the climate change which we all are witnessing and going to witness in more serious ways in years to come. But before I talk about what is wet bulb temperature, let me first talk about few basic things which would help you to understand the wet bulb temperature easily. So I'm going to talk about initially, I'm going to talk about what is evaporation cooling effect, what is humidity, what is the difference between absolute and relative humidity, things of such sort. So let's get started. So what is evaporation cooling effect? So suppose during summers, if you pour a normal water on your hand, okay, during summers, you pour normal water on your hand, and you know, either you wait for it to evaporate completely, or even if you wipe it out immediately after pouring it, you will feel this portion, you will feel little cool on this particular portion where you poured the water, not entire hand, right? Where exactly you poured, जहाँ पे आपने पानी गिराया था उस पोर्शन पर आपको थोड़ा थोड़ा ठंडा महसूस होगा. वाई? क्योंकि पानी तो इवेपोरेट हो गया. वो इवेपोरेशन के साथ साथ जो इस पर्टिकुलर स्किन पर जो गर्मी थी उसको भी उसने साथ साथ एब्जॉर्ब कर लिया. हमको पता है ना, जब हम पानी को उबालते हैं तो पानी को जब हम उबालते हैं तो वो बेसिकली उबालेंगे तो वो गैस बनेगा, और ऊपर जाके वो गैस बन के ऊपर जाएगा, ऊपर जाके ठंड, ऊपर से टेम्परेचर कम होगा हाई ऑल्टीट्यूड पे, तो दोबारा कंडेंस हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स में, जिसके क्लाउड्स बन जाते हैं, राइट. तो इसी तरीके से जब वो यहाँ से इवेपोरेशन हुआ तो उसने अपने साथ साथ हैंड की हीट को भी एब्जॉर्ब कर लिया. तो हमारा ये वाला पोर्शन नेचुरली कूल फील करेगा. आपको पता है, विलेजर्स यूज अर्दन पिचर, हम भी मटका यूज़ करते हैं अपने घर पे, खासकर गर्मियों में. सर्दियों में तो वी प्रेफर नॉर्मल वाटर, बट ड्यूरिंग समर्स वी ऑल्सो कंज्यूम वाटर फ्रॉम अर्दन पिचर, जिसको मटका बोलते हैं. क्यों? क्योंकि एक तो वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, दूसरा गर्मियों में उसमें पानी ठंडा रहता है. क्यों ठंडा रहता है? क्योंकि जो मटका है वो बना हुआ है आपकी मिट्टी का. ऐसा नहीं है कि वो स्टील का बना है कि आसपास आर पार उसमें कुछ हो नहीं सकता है. वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस मड के जो वो मिट्टी से जो बना है मटका, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे, बहुत टाइनी मिनिसल पोर्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते शायद से आसानी से. तो पानी उस पोर्स के थ्रू इवेपोरेट हो रहा होता है, और वो तो वेपोराइज फॉर्म में हो रहा है, गैस की फॉर्म में. वो हमें थोड़ी दिखाई देगा इवेपोरेशन के वक्त. तो जब वो इवेपोरेट होगा तो जो मटके की उसका जो आउटसाइड वाला पोर्शन होगा मटके का, वो ठंडा हो जाएगा. उसकी वजह से अंदर का पानी भी ठंडा रहेगा. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई यूज्ड टू गो टू माय विलेज, माय ग्रैंडफादर, ही यूज्ड टू स्प्रिंकल वाटर ड्यूरिंग नाइट इन समर्स. लाइक जहाँ उनकी चारपाई लगी होती थी तो वहाँ पे वो पानी का छिड़काव करते थे गर्मियों में. उसकी भी वजह यही थी कि आसपास के जो जानवर हैं जो वहाँ पे आसपास हो गया तो थोड़ा उससे कूलिंग इफेक्ट आए. तो ये हो गया एवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट. वेरी सिंपल, सिंपल फॉरवर्ड, ठीक है. हमारी बॉडी का भी एक कूलिंग मैकेनिज्म होता है. जब हमको गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, हम स्वेट करते हैं. हमारे अंदर एक स्वेट ग्लैंड्स होते हैं बॉडी के अंदर. जैसे हमको गर्मी लगेगी वो स्वेट ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस करते हैं. जब हमारी बॉडी पे स्वेट आएगा तो पानी तो एवेपोरेट करेगा ही. उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी नेचुरली कूल फील करती है, थोड़ा बहुत ही सही करती है, लेकिन वो हमारा एक हमारा दैट्स आवर कूलिंग मैकेनिज्म. जब हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, नेचुरली क्या करते हैं, हम कांपते हैं, वी ट्रेम्बल. तो कांपने से हीट जनरेट होती है. अगर हम ऐसे ही रहेंगे, स्टिल रहेंगे, तो हीट जनरेट नहीं होगी. हम कांपेंगे तो हीट जनरेट होगी. दैट्स आवर नेचुरल मैकेनिज्म. हम कई बार ऐसे ही बोल देते हैं कि अरे वो हिमालयन डॉग्स होते हैं, उनको देखो कितना बढ़िया फर भगवान ने दिया है. इट्स नॉट राइट टू से दैट. दे हैव इवॉल्व्ड ओवर ए हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऑफ टाइम.
उन्होंने अपने आप को ऐसे नेचुरली अडेप्ट किया है। आपको पता है लद्दाख में और भी जो रिमोट रीजन है जो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, जहाँ पे ऐसे रीजन जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ के लोगों के आप अगर लंग्स जाके चेक करोगे, रिसर्च स्टडीज बताती है कि उनके लंग्स भी एनहेंस्ड हैं, एनलार्ज्ड हैं सॉरी, बिकॉज दैट हेल्प्स देम टू कैरी मोर ऑक्सीजन। ये उनका एडेप्टिव मैकेनिज्म है उस हार्श इन्वायरमेंट में रहने का, राइट। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई, कूलिंग इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट बताया, और अपनी बॉडी का मैंने बताया आपको कूलिंग मैकेनिज्म गर्मियों में, सर्दियों का भी मैंने बताया, बट इस पॉइंट पे अभी गर्मियों का बताना जरूरी है क्योंकि वो उसी से रिलेटेड है, वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। अब बात करते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। ह्यूमिडिटी तो हम सबको पता है कि भाई हवा के अंदर कितना वाटर वेपर है, नमी कितनी है, ठीक है। तो लेकिन 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 मैं इससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, जो आपकी ठंडी हवा होती है ना, बेसिकली एक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक एक लिमिट होती है कि उस लिमिट से ज़्यादा वो हवा उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उससे ज़्यादा वाटर वेपर कैरी नहीं कर सकती, ओके। तो जो वार्म एयर होती है वो वाटर वेपर को ज़्यादा कैरी कर सकती है, उसकी भी लिमिट होती है ऑफ कोर्स, वो टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी वो लिमिट, ठीक है। मैंने जैसा आपको बताया, जिसका टेम्परेचर, जिस हवा का टेम्परेचर कम होगा, या यूँ कह लो जो जिस जो हवा आपकी कोल्ड होगी, कोल्ड जो एयर होगी, वो वाटर वेपर कम होल्ड कर पाएगी, और जो वार्म एयर होगी वो ज़्यादा वाटर वेपर कैरी कर पाएगी उस गिवन पार्सल ऑफ एयर में, जो भी बॉक्स ऑफ एयर होगा, ठीक है। कोई कॉलम लगा लो आप, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये कॉलम हो गया, तो इस कॉलम के अंदर टेम्परेचर तो यहाँ पे मोरलेस यूनिफॉर्म ही है, बट मैं वैसे बता रहा हूँ, आप रीजन्स को डिवाइड कर लो। जैसे कनाडा है, कनाडा इज लोकेटेड एट ए वेरी हाई लैटिट्यूड। हाई लैटिट्यूड का मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पे सन की जो रेज है वो डायरेक्ट नहीं मतलब एकदम वर्टिकल नहीं, मतलब सन एकदम 12 बजे ऊपर नहीं होता है, वो थोड़ा तिरछा दिखेगा आपको, क्योंकि उसका लैटिट्यूड ज़्यादा है कनाडा का, तो सन की जो रेज है वो ऑब्लिक आती हैं, ठीक है, वो थोड़ी तिरछी रेज आती हैं। अब दूसरी कंट्रीज़ को ले लो, कीनिया को ले लो, इक्वेडोर को ले लो, ब्राज़ील को ले लो, इंडोनेशिया को ले लो, ये वो कंट्रीज है जो इक्वेटर के आसपास है। एक मिनट, ब्राज़ील इक्वेटर पे आती है ना, हाँ, अमेजोन फॉरेस्ट है वहाँ, तो राइट। तो ये अ, तो ये कंट्रीज पे तो सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही है क्योंकि सन ऊपर है, तिरछा नहीं है। इक्वेटर पे तो ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो वहाँ पे वार्म एयर होगी, कनाडा में कोल्ड एयर होगी, रशिया में जो ऊपर है कोल्ड एयर होगी, मंगोलिया में भी कोल्ड एयर होगी। वहाँ पे वो आपको ह्यूमिडिटी कम मिलेगी क्योंकि एयर की कैपेसिटी कम है। अब उसका रीज़न भी बता देता हूँ। कोल्ड एयर में आपके मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, और इसीलिए वो एयर डेंस होती है। कोल्ड एयर तो होती डेंस है ना, उसका कारण क्या है, मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। वार्म एयर में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स में हरकत बहुत हो रही होती है, तो उसके बीच में स्पेस होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ पे जमा हो सकते हैं। कोल्ड एयर में उतना स्पेस नहीं होता है, तो यही वजह है कि आपका वेपर जो होता है वो ज़्यादा कलेक्ट होता है वार्म एयर में, पर उसकी भी लिमिट है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हवा का, उसकी लिमिट बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई लिमिट होगी, 37 डिग्री अगर टेम्परेचर है किसी पर्टिकुलर रीजन का, तो उसकी कैपेसिटी होगी, उससे ज़्यादा वाटर वेपर नहीं कर सकता है कैरी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये दो टर्म क्यों। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो सिंपल होगी, जो मैंने आपको बताया कि भाई हवा के अंदर कितनी वाटर वेपर है, दैट्स एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर का रोल ही नहीं है इधर, भाई इस पर्टिकुलर रीजन में इस वक्त पर कितनी ह्यूमिडिटी है, दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसको मेजर करते हैं ग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब हवा है तो 3D में मेजर की जाएगी, तो क्यूबिक तो इसलिए हो गया वो, मीटर क्यूब पर क्यूबिक मीटर। और वाटर वेपर को मैंने ग्राम में नाप लिया कि उसका ग्राम कितने नंबर ऑफ ग्राम्स है, तो बेसिकली नंबर ऑफ ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, कितने ग्राम वेपर है पर क्यूबिक मीटर, दैट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब मैं अगर कंपेयर करूंगा कनाडा और इक्वेडोर को, ये कंपेयर करना ठीक ही नहीं है। ऑरेंजेस शुड बी कंपेयर्ड विद ऑरेंजेस ना, कहावत है इंग्लिश में। तो कनाडा और इक्वेडोर को कंपेयर करना गलत है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के पैमाने पर, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर अलग है। आप कोई ऐसा मेजर लेके आओ जहां पे हम टेम्परेचर को भी अकाउंट कर सकें, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी।
तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हम क्या करेंगे कि हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला बता रहा था, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलता है कि बॉस आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मतलब आपकी एक्चुअल ह्यूमिडिटी कितनी है डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जहाँ पे ये ह्यूमिडिटी आपकी है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी कैपेसिटी कितनी है होल्ड करने की। मान लो कैपेसिटी 80 है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और एक्चुअल ह्यूमिडिटी 60 है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हुई 60/80 and it will be always less than or equal to 100%. It cannot be more than that because it cannot exceed denominator क्योंकि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बेस पे आप रीजन्स को कंपेयर कर सकते हो। क्यों? कनाडा की अगर ह्यूमिडिटी कम है, जो कि न्यूमरेटर हुआ रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाले के फॉर्मूले में, तो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, ओके, डोंट वरी। अगर कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आती कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें बस आप एब्जॉर्ब कर लेना। मैं तो अपनी तरफ से पूरा टेक्निकली समझा रहा हूँ, कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आती है, इट्स ओके। मैं शायद से कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे बता रहा हूँ, जो आने वाला पार्ट है वो बहुत रेलेवेंट है, ठीक है। अभी आप इतना समझिए कि कनाडा में एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कम है, मैंने आपको भी बताया। उसका कारण है कि वहाँ पे टेम्परेचर कम है, तो कैपेसिटी कम है। और एक ये रीज़न भी हो गया, ह्यूमिडिटी का क्या मतलब होता है, वाटर वेपर कितना है हवा में। वाटर वेपर तो जहाँ पे ज़्यादा सूरज की किरणें पड़ेंगी तो उतनी इवेपोरेशन होगी ना। सूरज की किरणें अगर तिरछी पड़ेंगी तो इवेपोरेशन भी कम होगी। तो मैंने दो कारण बता दिया आपको। कनाडा में या और भी ठंडे इलाकों में आपका जो वाटर वेपर है वो सॉरी ह्यूमिडिटी जो है वो कम क्यों है। एक तो वहाँ पे ठंडी हवा है, ठंडी हवा की वजह से वेपर कैरिंग कैपेसिटी कम है। अच्छा, अब मैं कंपेयर, अगर मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला दोनों पे लगाऊं तो मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ। जो परसेंट, वो कैसे करूंगा मैं, यहाँ पे न्यूमरेटर कम है कनाडा का, लेकिन बॉस नीचे मैं कैपेसिटी भी तो कम कर रहा हूं, तो मैं न्यूट्रलाइज कर रहा हूं ना उस चीज को, देख रहे हो। अगर आप इक्वेटर की कोई किसी इक्वेटर ऐसी कंट्री की बात कर रहे हो जो इक्वेटर पर है, तो उस केस में आप ठीक है वहां की ह्यूमिडिटी ज्यादा है, डोंट वरी, टेम्परेचर भी तो ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो उसकी वजह से कैपेसिटी भी ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर भी ज्यादा हो गया। तो फिर आप दोनों चीजों को कंपेयर कर सकते हो। तो यहां पे मान लो 60/80 है और कनाडा में वो 20/35 है, तो उस केस में जो परसेंटेज वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे आप उनको कंपेयर कर सकते हो। कंट्रीज के जब जीडीपी को भी मेजर करते हैं तो हम परचेसिंग पावर पैरिटी में क्यों करते हैं, क्योंकि कंट्रीज के बीच में जो इन्फ्लेशन जो सॉरी मैं उस पर डिफरेंट बाद में आऊंगा कभी, दैट्स अ वेरी सेपरेट टॉपिक, बट वो भी कुछ इसी तरीके का है कॉन्सेप्ट। पर मैं उस पर एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि जब दो कंट्रीज का डिफरेंट जीडीपी है तो उस केस में कुछ चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने परचेसिंग पावर पैरिटी मेथड का यूज़ किया। एनीवे, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट क्या है। अभी हम जब आपकी जो मोबाइल ऐप्स में जो वेदर ऐप्स होती हैं वो आपको बताती हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। जो बेसिकली हम जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की कि भाई दिल्ली में 45 डिग्री टेम्परेचर है, 44 डिग्री टेम्परेचर है गर्मियों में, वो हम बेसिकली ड्राई बल्ब टेम्परेचर की बात करते हैं। वी डू नॉट टॉक अबाउट वेट बल्ब टेम्परेचर। इसलिए मैंने बोला कि ये टर्म इतनी यूज़ होती नहीं है, पर आजकल यूज़ हो रही है, एंड दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। ओके, आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा यूज़ होगी। उसका कारण ये है कि वेट बल्ब टेम्परेचर आपके हीट के अलावा ह्यूमिडिटी फैक्टर को भी कंसिडर करता है। मैं बताता हूँ क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। आप इमेजिन करिए, क्वेश्चन ये, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ड्राई हीट एयर ज़्यादा डेंजरस है कि ह्यूमिड हीट एयर ज़्यादा डेंजरस है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे इसका, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन आई हैव जस्ट कन्वेड हेयर टू यू। ह्यूमिड हीट एयर ज़्यादा डेंजरस होती है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। आप चेन्नई में है, मान लीजिए किसी भी कोस्टल सिटी में, इंडिया की, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, कोलकाता है, यहाँ पे जब आप जाएंगे, कोलकाता तो खैर एग्जैक्टली पोर्ट पे नहीं है, कोस्टल सिटी नहीं है, बट और भी तमाम कोस्टल सिटी है, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो गर्मियों का टाइम होगा, ट्रॉपिकल हमारी कंट्री है, समर्स में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो हीट एयर तो वही हो गई, लेकिन वहाँ की एयर ड्राई नहीं होगी, वहाँ की ह्यूमिड होगी, क्योंकि बगल में है राइट में आपका बे ऑफ बंगाल, तो इवेपोरेशन, ओशन है, पूरा वाटर है, ओशन कह रहा हूँ, बे ऑफ बंगाल है, पूरा वाटर है, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो वहाँ ज़्यादा होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ह्यूमिड भी हो गई एयर और हीट भी हो गई।
ये मैंने आपको अभी बताया। अगर आपकी आपकी आसपास का एनवायरनमेंट में पहले से ही ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो क्या इसका ये मतलब नहीं है कि जब आप गर्मी में वहां पे आप स्वेट कर रहे होगे तो आपकी जो मैंने आपको बताया कि स्वेट तो आप कर रहे हो बट वो उतना ज़्यादा इवेपोरेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से आपके आसपास के सराउंडिंग्स की ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और मैंने बताया कि हर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कैपेसिटी होती है। अगर आसपास के सराउंडिंग्स में ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती या ड्राई हीट एयर होती तो आप अपने स्वेट को इवेपोरेट जल्दी कर पाते या ज़्यादा कर पाते, या दोनों चीज़ें मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन जब आप पहले से ही ह्यूमिड एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे हीट एयर भी है, ऊपर से ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, तो उस केस में अक्सर मैंने अपने दोस्तों से सुना है, जो मैं आई हैव बीन टू चेन्नई, आई वॉज देयर इन चेन्नई फॉर अबाउट 28 days। वहाँ पे मेरे दोस्त यही बोलते थे कि चेन्नई में पसीना सूखता ही नहीं है क्योंकि पहले ही ह्यूमिडिटी है ना वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ह्यूमिड हीट एयर ज़्यादा ऑप्रेसिव होती है बजाय ड्राई हीट एयर के। क्योंकि ड्राई हीट एयर में क्या होगा कि हमारा एक कूलिंग मैकेनिज्म होता है, हम स्वेट करेंगे और वी वुड फील लिटिल कूल। ओके, हमारी बॉडी का वी वुड मतलब थोड़ा प्लेजेंट फील होगा हमें उसके बाद। तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या बोलता है कि वेट बल्ब टेम्परेचर, अब जैसे बाहर तो टेम्परेचर मान लो 42 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन मेरी बॉडी है तो 42 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन मेरी बॉडी का कूलिंग मैकेनिज्म है जिसके वजह से मेरी बॉडी कूल हो जाएगी सपोज 22-23 डिग्री पे। टेम्परेचर 45 है। मैं तो वैसे ही आपको, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, बट मैं एक नॉर्मल आइडिया बता रहा हूँ कि वेट बल्ब टेम्परेचर जनरली आपका नॉर्मल जो टेम्परेचर होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर उससे कम होगा, क्योंकि वो कूलिंग मैकेनिज्म की वजह से। तो हालांकि ये उसके बराबर भी हो सकता है, वो भी मैं एक एक्सट्रीम केस बताऊंगा वो कब होगा। जब आपकी, इमेजिन करो जब आपकी ह्यूमिडिटी 100% है, आपके आसपास सराउंडिंग में इतनी ह्यूमिडिटी है कि वो बिल्कुल मैक्सिमम कैपेसिटी पर पहुंच चुकी है, जहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बराबर हो जाए, सॉरी जहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 हो जाए या 100% हो जाए। उस केस में जब आसपास ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो आपका स्वेट बिल्कुल भी इवेपोरेट नहीं करेगा ना, वो तो बिल्कुल भी इवेपोरेट नहीं करेगा। अगर थोड़ी बहुत भी कैपेसिटी 100% नहीं हुई होगी तो उस केस में वो थोड़ा बहुत उसको स्पेस मिल जाएगा इवेपोरेट होने का। लेकिन अगर आसपास ह्यूमिडिटी बिल्कुल, जो जिसे हम बोलते हैं एयर सैचुरेट हो चुकी है, बिल्कुल कंप्लीटली सैचुरेट हो चुकी है, बिल्कुल 100% ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% है, तो उस केस में आपका वेट बल्ब टेम्परेचर विल बी इक्वल टू ड्राई बल्ब टेम्परेचर ना। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी थोड़ी कम है तो वेट बल्ब टेम्परेचर आपका कम होगा। अगर आप कनाडा में जाओगे तो कनाडा केस में देर विल बी मोर डिफरेंस बिटवीन आपका दिस देर विल बी लार्जर डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, प्लीज बियर विद मी। तो अब क्या हो रहा है कि, तो वेट बल्ब टेम्परेचर को हम मेजर कैसे करते हैं? बेसिकली वही सिंपल ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, उसके नीचे वाले हिस्से पे हम एक गीला कपड़ा लगा देते हैं या कपड़ा लगा के उसको पानी में डिप कर देते हैं। डिप में करने के बाद वो गीले कपड़े को हम ऑब्जर्व करते हैं। अब गीला कपड़ा हो गया तो वो गीला हो गया तो वो इवेपोरेट करेगा, और इवेपोरेट करेगा तो जो उसका जहाँ पे वो टच कर रखा है हमने उस ड्राई बल्ब थर्मामीटर पे, वो उस पर्टिकुलर पोर्शन पे वो ठंडा होगा। ठंडा होगा तो फिर मरकरी उस हिसाब से एडजस्ट करेगा और उसके हिसाब से वो टेम्परेचर हमें कम दिखाएगा, बशर्ते आसपास ह्यूमिडिटी कम है या 100% कैपेसिटी पर नहीं है। अगर वो 100% कैपेसिटी पर है तो फिर वो इवेपोरेट ही नहीं करेगा, तो टेम्परेचर ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर सेम ही आएगा। तो बस आखिरी में मैं ख़त्म करने वाला हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अब हमारे इंडिया में और बाकी कंट्रीज़ में भी तो बेसिकली क्या होता है कि हम आदमी आदमी की जो मैक्सिमम क्षमता है ना एक ह्यूमन की, वो 35 डिग्री सेल्सियस है। वेट बल्ब टेम्परेचर की बता रहा हूँ मैं। अगर इंसान के लिए अगर वेट बल्ब टेम्परेचर अगर 35 डिग्री पहुंच जाए ना तो उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। मतलब 30-32 डिग्री पे भी जो बहुत फिट बंदे हैं ना, जो एक्लिमेटाइज है इसी कंडीशंस में रहने के लिए, वो भी स्ट्रगल करते हैं। पाकिस्तान में 28 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर पे कई लोगों की हीट स्ट्रोक हो गया था उनको कुछ टाइम पहले कराची में। और इमेजिन करो 35 डिग्री मैक्सिमम उनका लिमिट है, क्योंकि हमारी स्किन का नॉर्मल टेम्परेचर भी 35 डिग्री के आसपास होता है। तो अगर आपका कूलिंग करने के बाद भी, कूलिंग मैकेनिज्म के बाद भी अगर आपका वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री है तो इसका मतलब आप अपनी इंटरनल हीट को लूज कर ही नहीं पाओगे।
अगर गर्मी ज़्यादा होएगी तो, और अगर गर्मी ज़्यादा है और आने वाले टाइम में अगर हीट भी ज़्यादा हो जाती है, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में वेट बल्ब टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, और अगर वो बढ़ेगा, वो 35 डिग्री के आसपास आएगा, तो इंसानों को हीट स्ट्रोक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। हीट स्ट्रोक का मतलब, मैं अगर लोकल भाषा में बोलूँ तो जिसे हम बोलते हैं लू लग गई। वो लू कुछ नहीं होता, वो लू एक लोकल विंड होती है। हर एक कंट्रीज़ की अपनी अपनी लोकल विंड्स हैं, वो उसके अपने लोकल रीजन्स होते हैं, उसके कई रीजन्स होते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक लोकल विंड है, उसका नाम है लू, तो हम बोलते हैं लू लग गई। वो ड्राई विंड है एक्चुअली। लेकिन जब हम उसका बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं हीट स्ट्रोक, जब आपको आपकी आपकी आसपास इतना हॉस्टाइल क्लाइमेट होगा आने वाले टाइम में, तो उस केस में आप स्वेटिंग भी आपके हित में काम नहीं करेगी, एंड दैट विल बी वेरी ऑप्रेसिव। आपकी मेंटल कंडीशन बहुत अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है। मतलब बहुत फैटल इंसिडेंट्स फ्रिक्वेंटली उसके बाद होंगे। तो हमारी कंट्री में जो जो टेम्परेचर के जो डेज हैं, जो मतलब जहाँ पे ज़्यादा वेटेबल टेम्परेचर होता है, वैसी दिनों की फ्रीक्वेंसी 12 से 66 दिन के बीच में है। और ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ेगी, वो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, वो 12 से 66 की बजाय अब 80 से 120 हो जाएंगे। सबको पता है क्लाइमेट चेंज इतना हॉटली डिबेटेड इशू है आज के टाइम में। वो ग्रेटा थनबर्ग, वो है ना दूसरी कंट्री की, यूरोप में कंट्री की एक लड़की है, जो बोल रही है क्लाइमेट के ऊपर काफ़ी, मतलब शी हैज़ बीन वेरी वोकल अबाउट क्लाइमेट इशू। सो ये सच में बहुत सीरियस इशू है। आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है, कि भाई 2100, हम तो नहीं होंगे हमारे लाइफ टाइम में, बट 2100 तक इस टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने की कोशिश करो, मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा पिप नहीं होना चाहिए। अगर इससे इफ़ इट पिप्स ओवर 2 डिग्री सेल्सियस देन इट विल बी कैटास्ट्रॉफिक। मतलब कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स वुड बी देयर टू, लाइक टू वुड बी देयर बिफोर अस, ठीक है। वो 2 डिग्री सेल्सियस क्या है, बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब शुरू हुआ था ब्रिटेन में, 18 सेंचुरी में शुरू हुआ था, तो उसके बाद से ही बाकी कंट्रीज ने भी फॉलो किया, और उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेज हम एमिट करने लगे, उसकी वजह से ही क्लाइमेट में ज़्यादा बदलाव आने शुरू हुए। तो इन्होंने डिवाइड कर दिया जो वर्ल्ड की बॉडीज़ हैं, जैसे आईपीसीसी एक नोन बॉडी है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो उसने क्या किया कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल एक रेफरेंस पीरियड दे दिया कि भाई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू होने से पहले जो टेम्परेचर था, उसके कंपैरिजन में आपका टेम्परेचर अभी 1 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी बढ़ चुका है मेरे ख्याल में ऑलरेडी। जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल मैं बता रहा हूँ, उसके बाद उसके ऊपर 1 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी बढ़ चुका है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। तो वो कह रहे हैं कि अगर इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमें रोकना है, 2100 तक, 2100 तक, मतलब 22nd सेंचुरी के ऑनसेट पे हमें इसको रोकना है। कोशिश, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस से तो ऊपर जाना ही नहीं चाहिए, कोशिश करो कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़े इन विज दिस प्री इंडस्ट्रियल लेवल टाइम, प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो क्लाइमेट बहुत तेज़ी से बदल रहा है, एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर अस। और ख़ासकर जो कंट्रीज़, आइलैंड कंट्रीज़ हैं, आइलैंड कंट्रीज़ कई वजह से वनरेबल हैं। एक तो वो खुद आइलैंड है, तो जब क्लाइमेट चेंज होगा तो सी लेवल राइज होगा, क्योंकि एक तो जो आपका वाटर है वो एक्सपेंड होता है हीट में, और दूसरा जो आपके ग्लेशियर्स हैं पोलर रीजन्स में वो मेल्ट होंगे, तो पानी का लेवल वैसे भी बढ़ेगा। तो कई कारण है उसके। तो जब पानी का लेवल बढ़ेगा तो जो आइलैंड्स हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। हमारे मेरे ख्याल में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लक्षद्वीप में भी एक छोटा सा पोर्शन है जो डिसअपियर हो गया है। जो हमारी कंट्री भी पेनिनसुलर कंट्री है भाई, जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है वो भी पेनिनसुलर रीजन ही है वो। तो हमें भी मतलब चिंता करने की ज़रूरत है। और तो आइलैंड्स बहुत ज़्यादा वनरेबल होंगे, एंड तो यही सब बताना था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।